गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रत्यक्ष जो स्रोत थे उनमें मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था वहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप जो थे स्रोत, उनको अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज अपन बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ये एक पूरा विस्तृत टॉपिक है, इसलिए वहां पे अपने नहीं पढ़ा था। आज अपन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। अब ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी के लिए कौन कौन से जो सिद्धांत है या अपन बात कर सकते हैं, ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ज्वालामुखी किस प्रकार की घटना है, ज्वालामुखी विश्व में कहाँ पर सबसे ज़्यादा घटित होने वाली घटना है, कौन से महासागर में है। तो ये सारी की सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। और जैसे अपन ने बात की ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होता क्या, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सहवनिक तरंगों से या अन्य प्रकार से अधिक ताप के होने के कारण, अधिक दबाव के होने के कारण या सहवनीय तरंगों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण अगर वहां पे अधिक ऊर्जा है तो वह पृथ्वी के किसी भी कमजोर भाग को तोड़ते हुए वो बाहर निकलेगी। जैसा कि अपन एक उदाहरण देखते हैं, आपने देखा होगा जब कभी भी अपन गुब्बारा फुलाते हैं तो एक निश्चित सीमा तक जब गुब्बारा फुलाते हैं तो वो फूल जाता है, लेकिन जब एक निश्चित सीमा से ज़्यादा जब अपन उस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारा वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा हो गई या अधिक हवा हो गई। वैसा का वैसा जो ज्वालामुखी है वो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जितने भी ऊर्जा के स्रोत है, ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा अपन कह सकते हैं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। तो इसीलिए ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो जितनी भी जो एनर्जी है, सहवनिक तरंगों से या विशिष्ट ऊष्मा है, जो भी ऊर्जा है वो ज्वालामुखी के फटने से, और कहां से फटेगी, जहां पर पृथ्वी का कोई कमजोर भाग होगा वहां से ये फट जाएगी पृथ्वी, या दरार हो जाएगी या कहीं छिद्र हो जाएगा, वहां से फिर ये गैसें बाहर निकलेगी। उसी को अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा गया है। ये प्रश्न कई बार नेट में पूछा गया है या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में। सुरक्षा वाल्व क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर अगर पृथ्वी अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर नहीं फूटेगा तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा विस्फोट हो जाएगा। लेकिन अगर इस ज्वालामुखी के थोड़े थोड़े ऊर्जा एकत्रित होने के बाद में, फूटने के बाद में कम ऊर्जा अगर वहां से कहीं कमजोर चट्टान से टूट जाएगी तो छोटे छोटे विस्फोट होंगे, उतना ज्यादा अपन कह सकते हैं उतना ज्यादा विस्फोट नहीं होगा, उतनी ज्यादा मानहानि या जनहानि नहीं होगी। तो इसीलिए अपन उसको ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा गया, ये आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं, ज्वालामुखी एक अल्पकालिक घटना है। अल्पकालिक का मतलब है बहुत ही कम समय में होने वाली घटना है। और ज्वालामुखी आपको पूछा जाएगा अल्पकालिक घटना है, दीर्घकालिक घटना है, ये तो आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी अल्पकालिक घटना, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली घटना है। दूसरी बात, ये जो घटना है आपकी, ये बिल्कुल ही छोटे समय के लिए होती है और आकस्मिक होती है। अचानक सी अपन को पता ही नहीं चलता है ज्वालामुखी कब फटेगा, यानी अचानक होने वाली घटना और कम समय अल्पकालिक घटना है ये आपकी ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखी क्यों होगी, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों के हलचल होने से, या पृथ्वी की जो चट्टान है, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनमें किसी न किसी प्रकार के संचलन होने से, यानी इधर उधर खिसकने के कारण वहां पे जब असंतुलन हो जाएगा तो वहां से क्या होगा, जो जितनी भी जो ऊर्जा है वहां की ऊर्जा बाहर निकलेगी और ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलेगी। अब अपन बात करते हैं, देखो ये जो जितनी भी प्रोसेस है, ये जितने भी मैंने आपको मौखिक रूप में वर्ड बोले, ये सारे के सारे प्रश्न हैं। एक बार मैं बाद में वापस रिपीट करूंगा कौन कौन से प्रश्न है, लेकिन अभी अपन बात करते हैं। देखो ज्वालामुखी जो क्रिया है, ये जो ज्वालामुखी क्रिया का संबंध है भू संचलन से। भू मतलब पृथ्वी और संचलन का मतलब पृथ्वी की जो प्लेटें इधर उधर खिसकने का काम करती हैं। जैसे कोई अपसारी प्लेट है तो दूर जाने का काम करती है, कुछ अभिसारी प्लेट है तो वो पास में आने का काम करते हैं। जब प्लेटें में हलचल होगी, दूर जाएगी, पास में आएगी, तो कहीं ना कहीं भाग से पृथ्वी में दरार पड़ जाएगी, चटकन पड़ जाएगी, टूट जाएगी, तो उसी के कारण वहां से ज्वालामुखी लावा निकलेगा। जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर जो भाग, जो तरल गाढ़ा पदार्थ होता है
तो पृथ्वी में उसे अपन, पृथ्वी के अंदर भाग में उसे अपन मेग्मा कहते हैं। और जैसे ही वो मेग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाएगा, पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा, तो उसी को अपन लावा कहते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है वहां पर दक्कन लावा पठार है। क्या है? दक्कन लावा पठार है, सबसे प्राचीन भाग है और भारत का सबसे विस्तृत भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। तो चलो अब अपन बात करते हैं, ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है इसका संबंध किससे होता है? भू संचलन से होता है, पहला बात। दूसरी, यह आकस्मिक घटना, यानी बहुत ही कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचा, और यह अल्पकालिक घटना। आकस्मिक यानी अचानक से होने वाली घटना, अल्पकालिक यानी बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी के अंग, यानी ज्वालामुखी के कौन कौन से भाग हो सकते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार। जैसे देखो, ये आपका कोई पृथ्वी है, जैसे ही विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के साथ में ज्वालामुखी लावा जो है, जो मेग्मा था पृथ्वी के अंदर, वो बाहर आएगा जो लावा के रूप में। वो इस प्रकार से क्या, एक शंकु बना देगा। शंकु आपने देखा होगा इस प्रकार त्रिभुज जैसा होता है शंकु, यानी ऊपर वाला भाग पतला, नीचे वाला चौड़ा, टोपी जैसा होता है शंकु। तो शंकु से जैसे देखो ये वाला लावा इस प्रकार से निकल रहा है, ये लावा देखो इस प्रकार से निकल रहा है, ये लावा। अब जहां से विस्फोट होता है ये, इसको कहते हैं, जैसे ये वाला भाग, इसको कहते हैं ज्वालामुखी का उद्गम केंद्र, जहां कहीं पर भी हो। अब ये ज्वालामुखी उद्गम केंद्र से ये लावा निकल रहा है, तो ये एक नली के द्वारा, एक पाइप के द्वारा निकल रहा है, इसे अपन कहते हैं ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। यानी किसी न किसी भाग से दरार के माध्यम से निकलेगा तो उस दरार या उस पाइप को ही अपन ज्वालामुखी पाइप कहते हैं, पहली बात। और सबसे ऊपर से जहां से ये निकल रहा है इसके अपन कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। और ये जो आकृति बन रही है इस प्रकार की शंकु जैसी, इसे कहते हैं अपन ज्वालामुखी शंकु। यानी इस प्रकार की त्रिभुजाकार जो आकृति बनेगी इसको अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। अब देखो, ये ज्वालामुखी जहां से छिद्र से निकल रहा है वहां पर कुछ इस प्रकार का ऊपर जो छिद्र है वो इस प्रकार का अर्धवर्ताकार रूप में है, यानी अपन कह सकते हैं एक गड्ढे जैसा। इस गड्ढे जैसी घटना को अपन क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा चित्र बना के तीर करके दे दिया जाए, ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, तो आपको ध्यान रखना ऊपर वाला छिद्र है, इसी छिद्र को अपन क्रेटर भी कहते हैं। और ये जो बीच वाला जो भाग है, यहाँ पे देखो मैंने खुला छोड़ रखा है, यहाँ पे खाली जगह है, ये वाला भाग आपका ज्वालामुखी पाइप है। और ये जो पूरी जो संरचना है इसको अपन ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। अब दो तीन शब्दावली और बात करते हैं। एक होता है क्रेटर झील। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्रेटर झील, यानी ये जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है तो जो बड़ा सारा जो गड्ढा बन जाता है, क्रेटर यानी वो जो छिद्र है उसे अपन क्रेटर कहते हैं। जब वर्षा होगी तो अल्पकालिक या अस्थायी रूप से वहां पे वर्षा का पानी, देखो इस छिद्र में, ये वाला जो छिद्र है यहाँ पे जब वर्षा का पानी बढ़ जाएगा तो इसी को, क्रेटर को ही जब वर्षा का पानी बढ़ जाता है तो इसी को अपन क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। दूसरी बात, जब एक बार ज्वालामुखी लावा का विस्फोट हुआ तो ये एक छिद्र बन गया, तो इसे, ये जो छिद्र है, और जैसे ही इसी ज्वालामुखी के उसी स्थान पर 2 से 4 बार और थोड़े समय बाद में या थोड़े लंबे समय के बाद में वहीं पर अगर वापस उसी जगह पर अगर और ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो बड़ी आकृति बन जाएगी। वही छिद्र जो आपका क्रेटर था वो बड़ा हो जाएगा। इसी क्रेटर के बड़े रूप को अपन क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्डेरा। जैसे पहली बार हुआ तो ये छोटा सा, अब मान लो ये छिद्र क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। इस प्रकार से दूसरी तीसरी बार और विस्फोट हो गया, यह बड़ा हो गया। इसी को कहते हैं कोल्डेरा। अब इसी कोल्डेरे के अंदर मान लो वर्षा का पानी बढ़ जाए, ये वर्षा का पानी बढ़ गया अस्थायी रूप से, तो इसी को अपन कहते हैं कोल्डेरा झील कहते हैं। तो क्रेटर यानी छोटा, क्रेटर का मतलब होता है छोटा जो छिद्र था, छोटा तो भाग था, और कोल्डेरा का मतलब है बड़ा। जब 2 से 4 बार और वहां पे ज्वालामुखी फट जाएंगे तो जो ज्वालामुखी छिद्र था वो बड़ा रूप ले लेगा, उस बड़े रूप को ही अपन कोल्डेरा कहते हैं। और जब वर्षा का पानी उस कोल्डेरा में भर जाएगा तो उसे अपन कोल्डेरा झील कहते हैं। तो ये जो 4 शब्दावली थी, क्रेटर, क्रेटर झील, कोल्डेरा और कोल्डेरा झील, ये चारों आपको ध्यान रखें। अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो कौन कौन से पदार्थ निकलेंगे। तो देखो मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। एक तो आपका गैस अवस्था में कुछ भाग निकलेंगे, गैसीय अवस्था यानी गैसें निकलेगी। दूसरा कुछ तरल भाग निकलेगा, और तीसरा
अपन कहेंगे कुछ ठोस पदार्थ भी निकलेंगे। यानी ज्वालामुखी से कई सारे पदार्थ निकलता है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हो गई कि किस प्रकार की चट्टानें कहाँ पर है, कितनी जगह पर है, कौन सा पदार्थ ज्यादा निकल रहा है, यानी पृथ्वी के कौन से भाग का ज्यादा बना हुआ। तो ये सारी जो संरचना है ज्वालामुखी से अपन को पता चल जाती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। जैसे देखो, सबसे ज्यादा अगर ज्वालामुखी से कोई पदार्थ निकलता है तो गैसें निकलती हैं, और गैसों में भी सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो आपको ध्यान रखना जल वाष्प निकलती है। कौन सी निकलती है? जल वाष्प। ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे ज्यादा जो गैस है वो है आपकी जल वाष्प। 60 से लेकर 90% जो भी गैसें निकले उनमें से 60 से 90% जल वाष्प का भाग है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, फिर अपन बात करते हैं अमोनिया क्लोराइड गैस निकलती है, और फिर बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो निकलता है। यानी ये गैस है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड है, ये वाली अमोनिया, ये वाली गैसें निकलती है। अब दूसरी चीज अपन कहेंगे तरल पदार्थ निकलता। तरल पदार्थ कौन सा निकलता? जैसे लावा निकलता। अपन ने कहा था जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो उसे अपन मेग्मा कहेंगे, या नीचे, ये पृथ्वी की सतह है, इसके नीचे जो गाढ़ा लावा है उसे अपन मेग्मा कहते हैं, और ऊपर जैसे आएगा ये ठंडा होगा इसे अपन लावा कहते हैं। और अब देखो, लावा भी पृथ्वी पर आने के बाद में इसके जो इसकी प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांट देते, एक अम्लीय लावा होता है, एक क्षारीय लावा होता है। जैसे जो कोई पदार्थ गाढ़ा होता है, जब वो लावा अधिक गाढ़ा हो, जहां सिलिका की मात्रा अधिक हो, अधिक गाढ़ा हो, तो उसे अपन अम्लीय लावा कहते हैं, और उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अम्लीय लावा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। फिर अपन बात करते हैं क्षारीय लावा, जो पतला होगा, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी और उसका रंग काला होगा, यानी सिलिका की मात्रा कम होगी उसका रंग काला होगा। तो ये होता है लावा, मुख्य रूप से दो प्रकार से निकलता है, एक अम्लीय लावा, एक क्षारीय लावा। फिर अपन बात करते हैं तीसरे, जो ठोस पदार्थ के रूप में क्या निकलता। जैसे धूल के कण निकलेंगे छोटे छोटे, राख निकलेगी धुएं के साथ में। फिर अपन बात करते हैं इसमें प्यूमिस। जैसे आप प्यूमिस का मतलब जाग वाले जो कण होते हैं, जो पानी के ऊपर जैसे जाग वाले कण आपने देखा होगा, साबुन जैसे या शैम्पू जैसे जो जागुन होते हैं ना, वैसे जो पदार्थ निकलते हैं उसे अपन प्यूमिस कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं लेपिली। लेपिली कण कैसे होते हैं? मटर के दाने के समान, या जो कांच की गोलियां होती है छोटी छोटी, जिसको अपन बचपन में कहते हैं कंचे, यानी वो जो खेलने वाले कांच की गोली, मटर के दाने के समान छोटे छोटे जो पदार्थ निकलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? लेपिली। तो आपको पूछा जा सकता है लेपिली क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाले मटर के दानों के समान जो स्थल आकृति है या आकृति है उसको अपन कहते हैं वो तत्व। फिर अपन बात करते हैं ज्वालामुखी संकोण में या ब्रेसिया। जैसे ज्वालामुखी संकोण में या ब्रेसिया। ब्रेसिया जो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो नुकीले जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे जो बम्ब जैसे होते हैं लेकिन उनका नुकीले कण होते हैं, तो वो होते हैं ब्रेसिया। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है जैसे पाइरोक्लास्ट, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले जो मिश्रित पदार्थ होते हैं, मिश्रित कण होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पाइरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरोक्लास्ट। तो देखो, प्यूमिस निकलते हैं, पाइरोक्लास्ट निकलते हैं, धूल निकलती है, राख के कण निकलते हैं, और अपन कह सकते हैं लेपिली कण निकलते हैं, और कई सारे जो पदार्थ होते हैं वो मिलकर जो थोड़े बड़े कण पदार्थ है, नाशपाती जैसे बड़े जो टुकड़े होते हैं उन्हें अपन ब्रेसिया भी कहते हैं, जो नुकीले भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थों में गैसें निकलती हैं, पदार्थ ठोस पदार्थ निकलते हैं और तरल पदार्थ निकलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी है, जो विस्फोट हो रहा है, उनके उत्पत्ति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से जो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी बनता है या ज्वालामुखी फूटता है। जैसे देखो, ज्वालामुखी की उत्पत्ति या अपन कह सकते हैं उद्गार के कारण, क्या क्या कारण है ज्वालामुखी। देखो, पहला कारण है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, यानी जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर कहीं पर भी अगर ज्यादा से ज्यादा ताप होगा तो वो ताप यानी गर्मी ज्यादा हो जाएगी। गर्मी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ताप का मतलब गर्मी ज्यादा हो जाएगी सहनीय तरंगों से या विशिष्ट उष्मा से। जब ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो चट्टानें कहीं ना कहीं से टूटने का काम हो रहा है। जैसे ही टूटेगी तो वहां पर अपन कहेंगे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये वाली चीज। दूसरी बात, यहां लिखा हुआ है कमजोर भूभाग का होना। अब देखो, कमजोर भूभाग का मतलब है पृथ्वी सभी जगह से जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो एक समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण है अलग अलग टाइम पीरियड में और अलग अलग करोड़ों वर्षों लग गए उसके निर्माण में, और कई प्रकार के पदार्थों से निर्मित आपकी पृथ्वी का भाग है, आंतरिक भाग।
तो जहां कहीं पर पृथ्वी कमजोर है, कहीं पर पृथ्वी की चट्टानें बहुत ही मजबूत और कठोर है, तो जहां पर भी कमजोर भाग होता है वहां से क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होने का, वहां पर क्या होते हैं, जो ज्वालामुखी के अंदर की, जो पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो वहां पे दरार के रूप में या केंद्रीय उद्गार के रूप में वहां से ज्वालामुखी फटेगा, तो उसे अपन कहते हैं। फिर अपन कहते हैं गैसों की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहां पर अगर गैसें, किसी भी प्रकार की, कई प्रकार की जो गैसें हैं, अगर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर वृद्धि हो जाए, गैसें ज़्यादा हो जाए, उनका भाग अधिक हो जाए, तो भी क्या होगा, वहां से विस्फोट होगा। जैसे गुब्बारे में अपन हवा भरते हैं तो विस्फोट होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हवा के रूप में जो गैसें हैं वो उनकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी धीरे धीरे सहवनीय ऊर्जा से, विशिष्ट ऊर्जा से, तो वो क्या होंगे, विस्फोट होने का काम करेगी। फिर अपन बात करते हैं भूकंपीय घटनाएं, यानी जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाएं ज्यादा होती है वहां पर हमेशा ज्वालामुखी, जहां ज्वालामुखी है वहां पे भूकंप अनिवार्य रूप से आएगा, क्योंकि भूकंप के रूप में जैसे प्लेटें हलचल करेगी तो कहीं पर दूर जाएगी, कहीं पर पास आएगी, तो जो प्लेटों में हलचल होगी उनके कारण वहां पे कंपन होगा, और कंपन होगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा तो कहीं दरार आ जाएगी, तो पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो बाहर आ जाएगा, और उसी को अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसका मतलब है भूकंपीय घटना जहां होगी वहां पर ज्वालामुखी आएगा। दूसरी बात, प्लेट विवर्तनी। प्लेट विवर्तनी का मतलब है जो प्लेटें हैं मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपर बड़ी 7 प्लेटें हैं और कई सारी जो छोटी प्लेटें 100 से अधिक है, तो इन प्लेटों के हलचल करने से, चाहे पास में आने से चाहे दूर जाने से, इन प्लेटों में किसी ना किसी प्रकार का ताप के कारण, दबाव के कारण, गैसों के कारण, अन्य ऊर्जा के कारण अगर वहां पे हलचल होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसी से अपन प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है। इन्हीं प्लेटों के हलचल से या प्लेटों की घटनाओं से क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ये थे आपके ज्वालामुखी उद्गार या उत्पत्ति के कारण। अब अपन बात करते हैं जो ज्वालामुखी जहां पर फटता है उसे अपन एक तो 2 प्रकार के किनारों पे फटता है। जैसे ज्वालामुखी के अपन बात करते हैं किनारे, यानी जो प्लेट के जो किनारे होते हैं ना, प्लेट के किनारे। अब जो प्लेट के 2 किनारों पे ये घटना ज्यादा होती है। एक अपन लिखते हैं विनाशात्मक किनारा, और दूसरा अपन लिखते हैं अपसारी किनारा। देखो ये होता है क्या, विनाशात्मक किनारे का मतलब क्या है, और ये घटना कहां पर सबसे ज्यादा होती है, जो देखो यहां पर आपको समझा देते हैं। चाहे भूकंप हो चाहे ज्वालामुखी हो, यहां इन दोनों किनारों पे ज्यादा होती है। जैसे देखो ये जो विनाशात्मक किनारे का मतलब है जहां कहीं पर भी जो 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के आमने सामने आएगी, जहां कहीं पर भी 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के आमने सामने आएगी। तो इसका उदाहरण है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकन प्लेट, चाहे उत्तरी अमेरिकन हो चाहे दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो, वहां पर ये क्या होती हैं, आपस में टकराएगी। यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जहां कहीं पर भी टकराएगी तो वो है विनाशात्मक किनारा, जहां पर वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वलित पर्वतों का निर्माण। तो इस किनारे पे क्या हो रहा है, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, तो विनाशात्मक का मतलब है जहां पर प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आई, विनाश करेगी, टूट जाएगी। जैसे आमने सामने टक्कर होती है तो आगे वाला भाग कहीं से टूट जाता है किसी भी गाड़ी का, वैसे ऐसे किनारों का, प्लेटों का भाग टूट जाता है। फिर अपन बात करते हैं अपसारी किनारा, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करेगी, एक दूसरे के विपरीत गति करेगी, और ये गति देखो, ये तो घटना प्रशांत महासागर में हो रही है, विनाशात्मक घटना। और अपसारी वाली घटना देखो, एक दूसरे से प्लेटें अलग होने का काम कहाँ करती है, तो आपको ध्यान रखना, अंटार्कटिक जो महासागर है वहां पर जो प्लेटें हैं एक दूसरे के दूर जाने का प्रयास करती है। जैसे ही वहां से एक दूसरे के दूर जाएगी तो यहाँ जो बीच वाले जो भाग है यहाँ से कुछ पदार्थ यहाँ निकलेगा और यहाँ पे कुछ कटक नुमा संरचनाएं बन जाएगी, कटक नुमा संरचनाएं। तो आपको पूछा जा सकता है, अब जब विनाशात्मक किनारे पे भूकंप या ज्वालामुखी आएंगे तो वहां पे तो वलित पर्वतों का निर्माण होगा, और ये प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय भाग में आता है। इसीलिए प्रशांत महासागर को सर्वाधिक ज्वालामुखी के कारण अग्निवलय का नाम भी दिया गया।
फिर अपन बात करते हैं अपसारी किनारों के बारे में। ये जो घटना है अटलांटिक महासागर में हो रही है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो उसके कारण वहां पे अटलांटिक महासागर में कई प्रकार के कटकों का निर्माण हो रहा है। और यहाँ अटलांटिक महासागर में आइसलैंड से लेकर बुएट द्वीप तक लगभग 14,400 किलोमीटर तक एक लंबी जो कटकीय संरचना पाई जाती है, इन्हीं के कारण, प्लेटों के अपसारी किनारों के कारण। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि ज्वालामुखी क्या है। तो आपको यह भी ध्यान रखना, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो अंतिम जो तत्व या पदार्थ होता है ना, वो होता है धुआंरे। तो आपको यह भी ध्यान रखना, ज्वालामुखी का धुआंरा। और पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना ज्वालामुखी। तीसरा, ज्वालामुखी का संबंध भू संचलन से होता है। चौथा प्रश्न, ज्वालामुखी एक अल्पकालिक घटना है और आकस्मिक घटना है। पांचवा कारण अपन पूछ सकते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के कारण आपको पूछ सकते हैं। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, कोल्डेरा झील, क्रेटर झील। अगला आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्वालामुखी के उत्पत्ति से कौन कौन से जो कारण है ज्वालामुखी के उत्पत्ति के, और ज्वालामुखी से निकलने वाला सर्वाधिक तत्व या गैस कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना जल वाष्प है। तो आज के टॉपिक से मैंने आपको 7-8 प्रश्न जो एज इट इज आपको नेट में, सेट में या पीजीटी के ज्योग्राफी के पेपर में, चाहे एनवीएस का हो, केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे नवोदय विद्यालय का हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, ये प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक या अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं। और आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।